नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लाउडस्पीकर विवाद पर बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने लाउडस्पीकर पर बैन को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था और उन्होंने इसे बेकार की बात बताया था, साथ ही इसे सिरे से खारिज कर दिया था। और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने लाउडस्पीकर विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं। लाउडस्पीकर विवाद पर सीएम नीतीश कुमार की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। इसके पहले भी सीएम नीतीश कुमार इसे सिरे से खारिज कर चुके हैं और वो ये साफ कह चुके हैं कि हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। यूपी में लाउड स्पीकर उतारना चाहिए, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, वो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। और देखिए, पूर्णिया में बिहार का पहला मक्का और चावल से बनने वाला एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस एथेनॉल फैक्ट्री से मक्का के हब के नाम से विख्यात पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। आपको बताते चले कि एथेनॉल फैक्ट्री पूर्णिया से 15 किलोमीटर दूर परोरा के पास स्थित है। फैक्ट्री में हर दिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके अलावा यहाँ फिश, कैटल और मुर्गी दाना बनेगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 2.5 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 160 टन मक्का और चावल की खपत भी होगी और यहाँ बनाए गए एथेनॉल को सरकार की तेल कंपनियां, OICL, भारत पेट्रोलियम समेत अन्य तेल कंपनियां खरीदेंगी। हमने एथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा। और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और आज देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे हैं। और पूर्णिया के इस प्लांट में आखिर एथेनॉल कैसे बनेगा, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवेश नारायण। अभी हम हैं बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट में और आपको बताते हैं कि इथेनॉल आखिर कैसे बनेगा चावल और मक्के से। सबसे पहले आपको बताएं कि तमाम किसानों से जो चावल और मक्का लिया जाएगा वो स्टोरेज रूम आप देख रहे हैं। वो स्टोरेज जो यहाँ पे देख रहे हैं 2 बनाए गए हैं, वहाँ पे स्टोरेज होगा। और स्टोरेज के बाद उसके ठीक पीछे जो मशीन लगाई गई है, आपको अगर दिखाएं कि यहाँ पे इसके पीछे जो मशीन लगाई गई है वहाँ पे इसकी कुटाई होगी। जिस ढंग से उसकी पिसाई होती है वो एक ढंग से आटे का शक्ल में दिया जाएगा और आटे के शक्ल में देने के बाद उसके बाद जो है वो दूसरे टैंक में ले जाया जाएगा जहाँ पे इसे फर्मेंटेशन किया जाएगा। फर्मेंटेशन लगभग 24 से 48 घंटों का होता है। वो फर्मेंटेशन करने के बाद वहाँ से पाइप के द्वारा जो है वो तमाम जो अनाज जो है जो पेस्ट के रूप में है वो इस टैंक में लाया जाएगा। और इस टैंक में लाने के बाद यहाँ से वेपर जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे फर्मेंटेशन जो है, यहाँ पे निर्माण जो है अल्कोहल का होना शुरू होगा। हालांकि पूरी तरह से इथेनॉल नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद अल्कोहल जब तैयार होता है तो उसके बाद फिर दूसरे स्टीम बॉयलर में जाता है और यहाँ पे इथेनॉल का निर्माण होता है और इसे पाइप के जरिए जो है इथेनॉल बाहर निकाल लिया जाता है। रॉ मटेरियल करके यूज़ करके इससे इथेनॉल बनाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, इथेनॉल को जो प्रायोरिटी दिया है उसके हिसाब से ये प्लांट बना हुआ है। ये प्लांट की कैपेसिटी 65,000 पर डे का इसका प्रोडक्शन है। इथेनॉल के बाद जो बेस्ट मटेरियल है सर वो एनालाइजर कॉलम से ट्रांसफर होगा सर हमारा डिकेंडर में। वहाँ से सर उसका जो लिक्विड से जो बेस्ट बोलते सॉलिड निकाल लिया जाएगा। उसमें हमारा 35 से 40% प्रोटीन रहता है, जिसको सर हम मछली पालन में, पशु पालन में यूज़ करते हैं। उसको ड्राई कर लेते हैं सर ड्रायर पे। कहा जा रहा है कि बिहार के किसानों के लिए खास तौर से इस एरिया के पूर्णिया और
तमाम जो सीमांचल के इलाके हैं इस किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पर शिकंजा कसा गया है। 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जैकलिन फर्नांडिस की कुर्क की गई है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ की ठगी की थी। सुकेश ने पैसे जैकलिन पर भी खर्च किए थे। इसके अलावा कई लोगों को महंगे गिफ्ट और पैसे भी दिए थे। और इसी मामले में ये बड़ी कार्रवाई, ईडी का एक्शन जैकलिन फर्नांडिस पर, जहां पर 7 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। उस वक्त भी जैकलिन फर्नांडिस चर्चे में आई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ की ठगी की थी और सुकेश ने जैकलिन पर भी कई पैसे अपने खर्च किए थे और कई महंगे गिफ्ट भी जैकलिन समेत अलग अलग अभिनेत्रियों को भी दिए थे। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से जैकलिन फर्नांडिस पर, जहां पर जैकलिन फर्नांडिस की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। चंद्रशेखर से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाले 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर शुक्रवार देर रात तेज आंधी और बारिश में गिर गया। सुल्तानगंज की ओर से पुल नंबर 456 के बीच का ढलाई के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर गिर गया है। केबल लगे होने के बावजूद पुल के सुपर स्ट्रक्चर का गिरना इंजीनियर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह स्ट्रक्चर करीब 100 फीट से ज्यादा का था। गनीमत यहां पर यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। इस पुल का निर्माण 1710.77 करोड़ रुपए से किया जाना है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस 4 लेन पुल का निर्माण कर रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर तेज आंधी तूफान की वजह से 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर जो है वो गिर गया है। 1710 करोड़ की लागत से ये तैयार हो रहा था और कल जिस तरीके से बिहार में मौसम ने करवट बदली, तेज आंधी तूफान की खबरें लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई, उसी को लेकर 4 लेन पुल का ये सुपर स्ट्रक्चर गिर गया है और अब इंजीनियर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय सांसद और विधायक मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की बात कही। सांसद ने कहा कि अगर लापरवाही हुई है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो घटनास्थल पर सांसद पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जांच का विषय है कि अगर लापरवाही इसमें बढ़ती गई है निर्माण कार्य में तो कार्रवाई भी की जाएगी। हमको लगता था कि जल्दी बन जाएगा तो हम लोग पार होने लगेंगे, लेकिन इसके गिरने के बाद समय लगेगा। तो हमको लगा कि समय बढ़ गया हम लोग का। वही देखने आ रहे हैं कि किन कारणों से पुल गिर गया। तो लगता है कि ये जो पाइप वाला है ना, वही होगा प्रॉब्लम। उसके बाद तो जांच का विषय है। गुणवत्ता में कमी सर क्या लग रहा है? कौन गुणवत्ता? जैसे तरियम तार का गुणवत्ता हम लोग कैसे समझ पाएंगे? सीमेंट का गुणवत्ता नहीं समझ सकते हैं, हम बालू का समझ सकते हैं। तार का तो विदेश से आता है, तो यहाँ का तो है नहीं सब। इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? है इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जिम्मेवारी कंपनी का और किसका? टेक्निकल फॉल्ट जब होता है ना, जिम्मेवारी तो तय, जब जांच होगा तब तय होगा जिम्मेवारी किसकी है। टीम आ रही है। हम लोग चीफ मिनिस्टर से बात किए और डीएम साहब से भी बात की, सांसद साहब भी हैं। टीम आ रही है, टीम इसकी जांच करेगी और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर दरभंगा से सामने आ रही है, जहां पर जल संसाधन मंत्री ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जमींदारी बांध का कायाकल्प किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया। केवटी प्रखंड में मंत्री संजय झा मौजूद थे, जहां पर कल इसका शिलान्यास भी किया गया। कमला नदी के सीधी घाटों का यहां पर उद्घाटन किया गया। करीब 5 करोड़ की सौगात जल संसाधन मंत्री की ओर से दी गई है। तो एक बड़ा तोहफा दरभंगा वासियों के लिए, जहां पर जल संसाधन मंत्री ने जमींदारी बांध का कायाकल्प होगा। आए थे यहाँ पर, संजय सरावगी जी भी थे और मैं भी आया था, और उस समय पानी में देखा कि बिल्कुल एज पे घर है और काफ़ी समस्या यहाँ बाढ़ का रहता है इस शहर में।
तो उस समय हम लोगों ने तय किया कि एक लेंथ में हम लोग परमानेंट जो, क्योंकि आजकल बोल्डर का काम कम होता है, एक परमानेंट काम करके देखते हैं और सीढ़ी वगैरह का भी इसमें काम करने का ये काम शुरू हो गया है। और अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो इसमें आगे भी जो और जगह यहाँ समस्या है उसमें भी इसी को हम लोग आगे इसी काम को और बढ़ाएंगे। वही देखिए, पीएमसीएच में कोविड मरीजों के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अलग से 25 बेड का कोविड वार्ड बनकर बिल्कुल तैयार है। आरएसबी ब्लॉक में ही इस बार भी वार्ड तैयार कराए गए हैं, जिसमें नोडल ऑफिसर से लेकर डॉक्टर और नर्सों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। 25 बेड के आईसीयू वार्ड में हालांकि अभी एक भी मरीज भर्ती नहीं है, लेकिन अधीक्षक की अगर माने तो पॉजिटिव मरीज के आते ही उन्हें भर्ती कर लिया जाएगा। पीएमसीएच के कोविड वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर जहां पूरा बिहार अलर्ट पर है, वहीं सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। यहां पर 25 बेड का देख सकते हैं कि आईसीयू तैयार कर लिया गया है, जिसमें वेंटिलेटर से लेकर मॉनिटर तक यहां पर सेट कराए गए हैं और डॉक्टरों की टीम भी गठित कर दी गई है। जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें बतौर ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए अब पीएमसीएच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और बिहार में बता दें आपको कि लगभग एक्टिव केसेज की संख्या भी 40 पर पहुंच गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का निर्देश भी है कि सभी अस्पताल तैयार रहें। तो पीएमसीएच की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 3 दिनों से तैयारी चल रही थी और अब जो आईसीयू वार्ड है वो तैयार हो चुका है। एक भी अभी मरीज नहीं है, क्योंकि अभी गंभीर मरीजों की संख्या बिहार में 0 है। ऐसे में जो एक्टिव केसेस हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। फिलहाल जो तैयारी है इसलिए भी पूरी कर ली गई है, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर भर्ती हो सकेंगे। अधीक्षक हैं हमारे साथ। सर, कितने बेड लगाए गए हैं और क्या लग रहा है कि आप लोग तैयार? टोटल हमारे पास अभी 35 बेड है, जिसमें 25 बेड आईसीयू का है, 10 बेड जनरल भी अभी है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको फिर पूर्व की भांति 110 बेड हम लोग कर सकते हैं। जितना पेशेंट को चाहिए हर सुविधा के लिए सारा कुछ यहाँ तैयार है। पेशेंट के लिए कोई दिक्कत का ये बात नहीं है। कुछ रेडी है, जो भी त्रुटि था वेंटिलेटर में, कोई इक्विपमेंट में, ऑक्सीजन में, तो सबको त्रुटि को ठीक कर दिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, कहने को तो सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन से लेकर उपचार तक की तमाम सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, लेकिन बावजूद इसके कई मरीजों को हॉस्पिटल में दाखिल तक नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है रांची के सदर अस्पताल में। यहां अस्पताल के पार्किंग एरिया में एक मरीज बेहाल दिखा। यही गाड़ी पार्क कर तमाम अधिकारी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। एक तरफ तो डॉक्टर को भगवान और अस्पताल को मंदिर माना जाता है, लेकिन अगर किसी को इस अस्पताल में ही प्रवेश न मिले, फिर पूरी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है। रिम्स के पार्किंग एरिया में बेहाल मरीज के बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। इस वक्त हम मौजूद है रांची के सदर अस्पताल में, और ये जो इलाका है वो सदर अस्पताल का पार्किंग एरिया माना जाता है। तमाम गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे पार्क होती हैं। कोई अधिकारी हो गए, कोई स्वास्थ्य सचिव है, या फिर बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी जो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करने आते हैं। लेकिन इस बीच जो है उन्हें ये मरीज नहीं नज़र आता है उन डॉक्टरों को। जिस तरह से ये बाबा हमें यहाँ पे भी पड़े हुए मिले थे, इन्हें हमने पानी दिया है तब जा कर के ये उठे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या समस्या है, कोई बीमार है, डॉक्टर से इलाज चाहते हैं, क्या कुछ बात हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ बाबा, कहाँ से आए हैं बाबा? इलाज करवाने आए थे यहाँ? कहाँ से आए इलाज कराने? रांची से। मतलब आवाज भी नहीं निकल पा रही है। कब से है यहाँ पे? थोड़ा कोशिश, पानी पीजिए पहले, अब पानी पीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, तभी जो है आपका इलाज हो पाएगा। बाबा बताइए क्या दिक्कत है आपके साथ, क्या परेशानी है, कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं? पहले पानी पीजिए, तो बोल नहीं पाएंगे ना आप। पानी पीजिए बाबा। क्या हुआ है आपको? इलाज के लिए आए थे सदर अस्पताल? कब आए हैं, कितने दिन हो गए? देख सकते हैं कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं।
एक शब्द भी जो है इनके जुबान से नहीं निकल पा रहा है। इनकी हालत, इनकी स्थिति जो है वो बेहद ही गंभीर है। कुछ नहीं बोल पा रहे। हम तमाम कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, ये काफी कब से है, आखिर क्या समस्या है इनको। बस हाँ ना में एक जवाब दे रहे हैं, सर हिला करके हाँ ना में ये एक जवाब दे रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल पैदा करती है, बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है पूरे सदर अस्पताल, पूरे अस्पताल प्रशासन के ऊपर कि पार्किंग एरिया के सामने एक मरीज जो है यहाँ पे लाचारी में भूखा पेट बैठा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है इनका। तमाम यहाँ पे आला अधिकारी आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी की नज़र जो है वो इन बाबा पर नहीं जा रही है। ये एक बेहद ही गंभीर सवाल खड़ा करता है ये तस्वीर। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, अस्पताल की बेरुखी पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्यों आखिर संवेदनहीन बना है रांची सदर अस्पताल, क्योंकि जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई वो असंवेदनहीनता को दर्शाता है। बेहाल मरीजों को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा, मरीजों को देखकर भी आखिर अधिकारी जो हैं वो अनजान क्यों बने हुए हैं, ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां पर अकाल तख्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां पर अकाल तख्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। आरपीएफ का एक एसआई इसमें जख्मी बताया जा रहा है, वहीं उसे पटना रेफर कर दिया गया है। ट्रेन की चेन पुलिंग करने से एसआई ने रोका था, रोकने के बाद ट्रेन पर पथराव किया गया। फतुहा और बांका घाट के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।